डिस्कस दैट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस जो हैं उनको हम उसमें से जो एनर्जी निकलती है उसको कंस्ट्रक्टिवली भी यूज़ किया जा सकता है और डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। पर उससे पहले क्रिटिकल मास, सब क्रिटिकल मास और सुपर क्रिटिकल मास के बारे में आपको आइडिया दूंगा मैं पहले कि क्रिटिकल मास क्या होता है। जो फ्यूजनेबल मटेरियल है, क्रिटिकल मास इतना मास है फ्यूजनेबल मटेरियल का जिससे कि जो न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं एटलीस्ट उसमें से एक न्यूट्रॉन फर्दर एक न्यूक्लियस को हिट कर ले और जो रिएक्शन है वो एक उसका रेट जो है कांस्टेंट रेट पे मेंटेन रहे। तो क्रिटिकल मास क्या है? फ्यूजनेबल मटेरियल का इतना मास जिसमें से कि जब उसकी फ्यूजन की जाए तो उसमें से एटलीस्ट एक न्यूट्रॉन जो है फर्दर एक न्यूक्लियस को हिट कर सके और जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है उसका रेट जो है दैट शुड बी मेंटेन्ड एट ए कांस्टेंट रेट। जैसे यूरेनियम 235 है, एक यूरेनियम 235 को जब आप हिट कर रहे हो न्यूट्रॉन से, 3 न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, तीनों के तीनों अगर एक एक यूरेनियम को हिट कर जाएं तो 9 न्यूट्रॉन्स और बन जाएंगे और ये एक चेन रिएक्शन की फॉर्म ले लेगा। हमने ऐसा मास लेना है जिसमें कि एटलीस्ट 3 में से एक न्यूट्रॉन जो है वो एक और यूरेनियम को हिट कर सके और रिएक्शन जो है दैट शुड बी मेंटेन्ड एट ए कांस्टेंट रेट। अच्छा, क्रिटिकल मास से ज्यादा मास हो दैट इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल मास और क्रिटिकल मास से कम अगर मास हो दैट इज कॉल्ड सब क्रिटिकल मास। सब क्रिटिकल मास में एक भी न्यूट्रॉन जो है दैट वॉन्ट बी एबल टू हिट द यूरेनियम एटम फर्दर। सो इसके बेस पे नाउ वी विल डिस्कस कि डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस कैसे यूज किए जा सकते हैं। तो एटॉमिक बॉम्ब डिस्कस करेंगे हम। दिस इज एटॉमिक बॉम्ब। यहां पे केमिकल एक्सप्लोसिव है, दिस इज केमिकल एक्सप्लोसिव। और यहां पे सब क्रिटिकल मास वाला यूरेनियम 235 है, दिस इज सब क्रिटिकल मास। दिस इज कॉल्ड वेज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेज, वेज शेप्ड है ये। और ये टारगेट है, दिस इज टारगेट। और ये भी किसका बना हुआ है? यूरेनियम 235 का, और इसका मास भी सब क्रिटिकल मास होगा। दिस विल ऑल्सो बी सब क्रिटिकल मास यूरेनियम 235। तो जब आपने एक्सप्लोजन करवाना है तो इस केमिकल एक्सप्लोसिव को एक्सप्लोड करते हैं और यहां से ये वाला यूरेनियम 235 जो वेज शेप्ड इस गन बैरल में ऐसे को मूव करेगा एंड इट विल हिट दिस टारगेट। और टारगेट को जब हिट करेगा मिलके इनका जो मास होगा दैट विल बिकम सुपर क्रिटिकल मास। और केमिकल एक्सप्लोजिव में से ही एक स्ट्रे न्यूट्रॉन जो निकल रहा है, जो स्ट्रे न्यूट्रॉन है दैट विल इनिशिएट द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और इट विल टेक द फॉर्म ऑफ ए चेन रिएक्शन। क्योंकि इसमें हम चेक नहीं कर रहे, सुपर क्रिटिकल मास है, कोई चेकिंग नहीं की जा रही है, न्यूट्रॉन जितने एमिट हो रहे हैं वो फर्दर
यूरेनियम एटम्स को हिट करते जा रहे हैं और एक चेन रिएक्शन की फॉर्म ले लेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी इवॉल्व्ड, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक बॉम्ब। सो इसमें देखिए ये वेज शेप्ड, यहां पे यूरेनियम 235 है, दिस विल हैव सब क्रिटिकल मास। यहां पे टारगेट है, दिस इज आल्सो सब क्रिटिकल मास यूरेनियम 235। इसके पीछे यहाँ पे केमिकल एक्सप्लोजिव है, केमिकल एक्सप्लोजिव जब एक्सप्लोजन करवाना है तो एक्सप्लोड करवाएंगे इस केमिकल एक्सप्लोजिव को, और यहाँ से वेज शेप्ड ये यहाँ पे हिट करेगा टारगेट पे जाके और सुपर क्रिटिकल मास बन जाएगा यूरेनियम 235 का। और एक स्ट्रे न्यूट्रॉन जो है वो रिएक्शन को इनिशिएट करवा देगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। फर्स्ट केस में 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन फर्दर 3 यूरेनियम एटम्स को हिट करेंगे, 9 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और एनर्जी मल्टीप्लाई होती जाएगी, it will take the form of an atomic bomb. So ये destructive purposes के लिए यूज है in of न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है, और जो एपरेटस है जिसमें कि इसको कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एनर्जी निकलती है उसको हार्नेस किया जाता है, उसमें से स्टीम बनाई जाती है, स्टीम से टरबाइंस रोटेट किए जाते हैं विच आर कनेक्टेड टू डायनामोस एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देम। सो कैसे देखिए यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, यूजफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर रिएक्शन को कैसे यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम यूज कर रहे हैं।
दिस इज न्यूक्लियर रिएक्टर। ये जो है दिस इज द रिएक्टर कोर। यहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। ये वाली रॉड्स जो हैं ऑल्टरनेटली मैंने बताई हैं, दीज आर, ये यूरेनियम 235 रॉड्स हैं 3। इनके बीच में जो रॉड्स इमर्स की गई हैं दीज आर बोरोन एंड कैडमियम रॉड्स। तो बोरोन एंड कैडमियम रॉड्स का क्या फंक्शन होता है? बोरोन एंड कैडमियम रॉड्स जो हैं दे चेक द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड। क्योंकि न्यूट्रॉन्स को अगर चेक कर लिया जाए, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, बोरोन और कैडमियम रॉड्स जो हैं ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्योंकि अगर रिएक्शन चेन रिएक्शन होने दिया जाएगा तब तो एक्सप्लोजन हो जाना है। यहाँ पे हमने चेक करना है इसको कि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस ना हो कि दैट कैन टेक द फॉर्म ऑफ एन एटॉमिक बॉम्ब। तो बोरोन एंड कैडमियम रॉड्स इमर्ज करते हैं। ये बोरोन एंड कैडमियम रॉड्स क्या करती हैं? ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को। तो एक कांस्टेंट रेट पे न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवाया जाता है। और यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, इसके बीच में यहाँ पे D2O भी होता है, हैवी वाटर जनरेट, हैवी वाटर डाला होता है यहाँ पे। हैवी वाटर क्या करता है? दैट हैज टू फंक्शंस। D2O हैज टू फंक्शंस। एक तो कूलेंट। कूलेंट क्या करेगा? यहां से हीट एनर्जी लेगा और यहां तक लेके जाएगा। यहाँ पे पानी ठंडा है, इसका स्टीम बनता जाएगा, स्टीम यहां तक जाएगा, टर्बाइंस को घुमाएगा, टर्बाइंस आर कनेक्टेड टू दी डायनामोस और इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड। और स्टीम यहां से फर्दर यहाँ नीचे आके यहाँ से ठंडा पानी पंप की हेल्प से, ये गोले वाले सर्कल जो मैंने बनाए हैं दीज आर पंप्स। ये रिवर है या कोई सोर्स ऑफ वाटर है, वहां से पानी चढ़ाया हुआ है, यहाँ पे कंडेंसर है, ये जो स्टीम बन रहा है यहाँ से उसको कंडेंस करके ठंडा पानी बन रहा है और वापस यहाँ पे लेके आ रहे हैं हम उसको। तो देखिए जो कितने पार्ट्स हैं, दिस इज द रिएक्टर कोर जहां पे मेन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट मैंने बताया कूलेंट का क्या फंक्शन है। D2O कैन एक्ट एज अ कूलेंट। ये यहां से हीट एनर्जी लेके जा रहा है इस साइड को और वाटर का स्टीम बना रहा है। सेकेंड, ग्रेफाइट जो है, ये जो D2O है, दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज ए मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या होता है? इफेक्टिव फ्यूजन होने के लिए, यूरेनियम 235 की इफेक्टिव फ्यूजन होने के लिए जो न्यूट्रॉन्स हैं वो पहले स्लो डाउन करवाने पड़ते हैं। और स्लो डाउन किसकी हेल्प से होते हैं? मॉडरेटर की हेल्प से। तो D2O जो है हैवी वाटर, उसके दो फंक्शंस हैं यहाँ पे। एक तो ये कूलेंट की तरह एक्ट कर रहा है, नंबर 2 ये मॉडरेटर की तरह एक्ट कर रहा है। मॉडरेटर मींस इट इज स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स बिफोर फ्यूजन। नेक्स्ट, ये कंक्रीट या स्टील की शील्ड होती है, बिकॉज जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, वो बहुत ही हार्मफुल रेडिएशंस एमिट करते हैं, अल्फा बीटा गामा। गामा रेडिएशंस आर द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशंस। दीज कैन कॉज ट्यूमर्स, जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकती है, तो बहुत डेंजरस है। इट कैन कॉज जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशंस मींस जो जीन्स का आपका ऑर्डर है, जेनेटिक ऑर्डर है, नाइट्रोजन बेसिस का जो ऑर्डर है उसमें म्यूटेशन आ जाएगी, उसमें चेंज आ जाएगी। सो दीज आर वेरी हार्मफुल रेडिएशंस। ये जो काम कर रहे हैं वहां पे वर्कर्स, उनको इससे बचाने के लिए यहाँ पे ये कंक्रीट शील्ड होती है या फिर स्टील की शील्ड होती है, सो दैट हार्मफुल रेडिएशंस एज वेल एज जो हीट है वो बाहर ना आ सके। सेकेंड पार्ट आपको बताया, यहाँ पे स्टीम जनरेट हो रही है, दीज आर स्टीम टर्बाइंस। और यहाँ पे कंडेंसर है, स्टीम को कंडेंस करके वाटर की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, दीज आर पंप्स। और दिस इज द सोर्स ऑफ वाटर, स्पेशली ज्यादातर ये रिवर ही होती है। तो न्यूक्लियर प्लांट्स आर सिचुएटेड बिसाइड्स द रिवर्स। सो दिस इज न्यूक्लियर रिएक्टर जिसकी हेल्प से आप न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस को कंस्ट्रक्टिवली यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। Next we have to study about breeder reactors. Breeder reactors. तो जिसका हम फ्यूजन करवा रहे हैं वो यूरेनियम जो है, दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स हैं उसमें मेनली, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238. Now out of these two uraniums, this is the fissionable uranium. This is fertile nuclide. Fertile nuclide means इसकी फ्यूजन करवाई जा सकती है यूरेनियम 235 की और इसमें से एनर्जी जनरेट करवाई जा सकती है, इससे एनर्जी निकलेगी। बट जो नेचर में यूरेनियम प्रेजेंट है उसमें परसेंटेज जो है ज्यादा यूरेनियम 238 की है। तो एक टाइम आएगा जब फिजनेबल यूरेनियम 235 खत्म हो जाएगा।
पर उसको काउंटर करने के लिए साइंटिस्ट ने पहले से ही ट्राई शुरू कर दी है और ब्रीडर रिएक्टर्स बनाए हैं। ब्रीडर रिएक्टर्स ऐसे रिएक्टर्स हैं जिसमें कि कम फिजनेबल मटेरियल यूज करवा के ज्यादा फिजनेबल मटेरियल बनाया जा रहा है। कम यूरेनियम 235 यूज करवा के ज्यादा फिजनेबल मटेरियल बनाया जा रहा है, जैसे प्लूटोनियम 241, दिस इज अ फिजनेबल मटेरियल। इसको बनाया कैसे जा सकता है? जो न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं यूरेनियम 235 की फ्यूजन करके, तो देखिए यूरेनियम 238 को चेंज करेंगे, 92 यूरेनियम 238 पे न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाया। ये न्यूट्रॉन कहां से आ रहा है? जो यूरेनियम 235 की फ्यूजन करके बन रहा है। तो पार्टली न्यूट्रॉन्स जो है यूरेनियम 235 की फ्यूजन करके जो बन रहे हैं उनको तो यूज किया जा रहा है पीसफुल पर्पसेस के लिए, बाकी यूरेनियम की फ्यूजन करने के लिए, और पार्टली जो न्यूट्रॉन्स यूज हो रहे हैं उस न्यूक्लियर रिएक्टर में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं न्यूट्रॉन्स, उनको यूज किया जा रहा है एक और फिजनेबल मटेरियल बनाने के लिए। देयरफॉर ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जिसमें कि न्यू फिजनेबल मटेरियल्स बन रहे हैं, न्यू फिजनेबल न्यूक्लियाइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आर कॉल्ड ब्रीडर रिएक्टर्स। तो न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करेंगे 92 यूरेनियम 238 पे, then there will be production of 92 uranium 239, then this will produce neptunium 239 and 93 neptunium 239. This can lead to generation of 94 plutonium. Now this is fissionable material. So you have generated a fissionable material, fissionable nuclide with the help of a neutron. जो न्यूट्रॉन कहां से मिला आपको? यूरेनियम 235 की फ्यूजन करवाने पे मिला। सो ब्रीडर रिएक्टर्स ऐसे रिएक्टर्स हैं जिसमें जो कंजप्शन है वो कम न्यूक्लियर फिजनेबल मटेरियल की हो रही है और जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा फिजनेबल मटेरियल की हो रही है। सो ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जिसमें कि मोर फिजनेबल मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड अ ब्रीडर रिएक्टर। After these breeder reactors, we have to cover second type of nuclear reaction, that is nuclear fusion reactions. तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस क्या हैं? ऐसे रिएक्शन जिसमें स्मॉलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, बिगर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस कर देते हैं और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होने के लिए very large amount of energy is required. Temperature should be of the order of 10 raised to power 6 Kelvin. और इतना टेम्परेचर नेचर में अवेलेबल है बट ओनली एट द सन, ओनली इन द सन वी हैव द टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power 6 Kelvin. So न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं वहां पे भी। सन हैज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एट द सन? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। तो होते कैसे देखिए, जैसे 1H1 प्लस 1H1 तो 1H1 दो फ्यूज हो गया आपस में, 1H2 बना है और साथ में दिस इज न्यूट्रिनो एंड दिस इज पॉजिट्रॉन। ये जो 1H2 बना इसकी फिर से फ्यूजन होनी है with 1H1 and there will be formation of 2He3 और साथ में gamma radiations, these are not neutrino, these are gamma radiations will be produced along with this. Now 2He3 जो दो ऐसे
न्यूक्लियाइड्स हैं, दे विल ऑल्सो फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म टू He4 plus 2 protons. So in processes में these are nuclear fusion reactions, smaller nuclei आपस में join हो रहे हैं and there is production of bigger nuclei along with the emission of large amount of energy. तो देखिए कितने प्रोटॉन्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, जैसे ये रिएक्शन हो रहा है 2He3, ऐसे दो न्यूक्लियाइड्स आपस में ज्वाइन हुए और ये बना, और एक 2He3 कहां से बना, दो 1H1 से। तो नेट रिएक्शन क्या लिखोगे आप, नेट रिएक्शन विल बी, अगर एक 2He3 बन रहा है दो 1H1 से, तो ये दो यहां पे फ्यूज हुए हैं, तो नेट रिएक्शन क्या होना चाहिए कि चार 1H1 जो हैं दे हैव ज्वाइंड टुगेदर, नेट रिएक्शन विल बी 4 1H1 they have fused with each other to form 2He4 plus 2 positrons plus 2 neutrinos plus 2 neutrinos. This is the net reaction which is taking place in the sun, nuclear fusion reactions. So basically nuclear fusion reactions क्या हैं, ऐसे reactions जिसमें smaller nuclei fuse हो जाते हैं, join हो जाते हैं आपस में और bigger nuclei बना देते हैं along with the emission of large amount of energy. So these reactions require very large amount of energy, very large amount of temperature of the order of 10 raised to power 6 Kelvin. Therefore these reactions are also called thermonuclear reactions. Because temperature required is of the order of 10 raised to power 6 Kelvin, बहुत ज़्यादा temperature है, therefore these reactions are also called thermonuclear reactions. Now this is the example, 1H1 plus 1H1, 1H2 बना, साथ में न्यूट्रिनो बना, साथ में पॉजिट्रॉन बना, 1H2 again fused with another 1H1 to form 2He3 plus gamma radiations. Now ऐसे दो न्यूक्लियाइड्स जो हैं 2He3 के, ये फ्यूज हुए टू फॉर्म 2He4, साथ में 2 प्रोटॉन्स। तो नेट रिएक्शन विल बी कि 4 प्रोटॉन्स आर ज्वाइनिंग विद ईच अदर, 4 1H1 they are joining with each other to form 2He4 plus 2 positrons plus 2 gamma radiations. So these are nuclear fusion reactions. Applications of nuclear chemistry. So first application जो है nuclear chemistry की, that is discovery of new fundamental particles. डिस्कवरी ऑफ न्यू फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो स्टार्टिंग में जब पॉजिट्रॉन डिस्कवर हुआ, तो पॉजिट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए, तो इसका जितना भी क्रेडिट जाता है दैट गोज टू द न्यूक्लियर केमिस्ट्री, दैट गोज टू द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। पॉजिट्रॉन कैसे एमिट हुआ है, विद द हेल्प ऑफ अल्फा बीटा रेडिएशन से आपने क्या किया, न्यूक्लियाइड्स को स्प्लिट अप किया, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हुए और न्यू फंडामेंटल पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड. So fundamental particles were discovered with the help of radiations emitted by the radioactive substances. Next is present day knowledge. Present day knowledge
of atomic structure. तो आपको फेमस रदरफोर्ड का फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पता होगा। उसमें उसने क्या किया था, रदरफोर्ड ने अल्फा रेज से स्ट्राइक किया था और कुछ इन्फ्रेंसेस निकाले थे। जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, अल्फा रेज कौन से पार्टिकल्स एमिट करते हैं, कौन से सब्सटेंसेस हैं जो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। सो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की हेल्प से ही जो प्रेजेंट डे नॉलेज है एटम की, उसके बारे में हमें पता चला, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से हुई है। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक किया अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल्स आर एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। सिमिलरली डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो जब सब्सटेंसेस रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अल्फा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स एमिट करते हैं, देन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स डिस्कवर होने का क्रेडिट भी रेडियो एक्टिविटी को जाता है। नेक्स्ट इज मेडिसिन में न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस। इन मेडिकल फील्ड कुछ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस हैं विच आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेडिकल फील्ड। जैसे कोबाल्ट 60 है। कोबाल्ट 60 जो है, इट इज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, इन ट्रीटिंग कैंसर, इन ट्रीटिंग ट्यूमर्स। ट्यूमर्स को निकालने के लिए कोबाल्ट 60 में से जो गामा रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, उसको ट्यूमर्स पे फेंका जाता है और ट्यूमर्स को निकाला जाता है। बिकॉज गामा रेडिएशंस आर वेरी हार्मफुल रेडिएशंस। ये डैमेज कर देंगे उस पोर्शन को, वहां से दैट मीन डैमेज कर दिया, तो दैट इज एक तरह से दैट हैज बीन वीडेड आउट। तो कोबाल्ट 60 इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट इज आयोडीन 131। दिस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ goiter. Next is phosphorus 32. This is used in treating leukemia. ल्यूकीमिया को ट्रीट करने के लिए phosphorus 32 जो आइसोटोप है, that is used. So मेडिकल फील्ड में यूजेस देखिए, कोबाल्ट 60 इन कैंसर ट्रीटमेंट, आयोडीन 131 goiter ट्रीटमेंट, phosphorus 32 जो आइसोटोप है, that is used for treating leukemia. Next use is in geological dating. Geological dating means in order to find out the age of the earth or the rocks. हमें पता है कि रेडियो एक्टिविटी सीरीज के बारे में हमने किया पहले, कि स्टार्टिंग जो थी यूरेनियम 238 था अर्थ पे या रॉक्स में, लेकिन वो डिसइंटीग्रेट होता गया, अल्टीमेटली क्या बन गया, लेड 206। तो जो रेडियो एक्टिव सीरीज है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी सीरीज हैं, उसमें कई स्टेप्स हैं और हर एक स्टेप का अपना अपना डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है। हमें हर एक स्टेप का अगर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पता हो और साथ में relative amounts of uranium 238 and lead 206 पता हो कि आज की डेट में कितना यूरेनियम 238 है और कितना lead 206 है, उसका रेशियो पता हो, और साथ में हर एक सीरीज के हर एक स्टेप का डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पता हो, then we can find out the age of the earth or age of the rock. This will be more clear to you with the help of an example. एक मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूं और उसकी हेल्प से कि जियोलॉजिकल डेटिंग एज ऑफ द अर्थ, एज ऑफ द रॉक कैसे पता चल सकती है, दैट विल बी मोर क्लियर टू यू विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूमेरिकल. एंड न्यूमेरिकल इज द फाइनल प्रोडक्ट of uranium 238 is Pb 206. A sample of pitch blend
contains 0.0453 gram of Pb206 for every gram of uranium-238 present in it. Supposing that the mineral pitch blend, or simply I am writing that supposing that the mineral formed at the time of formation of the earth did not contain any Pb206, calculate the age of the earth. हाफ लाइफ पीरियड यूरेनियम 238 का हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन एंड दैट इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स। अब इसमें देखिए स्टार्टिंग में इसने कह दिया है अपने आप ही, वैसे भी आपने ना भी कहा होता तब भी आपने सपोज कर लेना है कि स्टार्टिंग में देयर वाज नो लेड 206, अकेला यूरेनियम 238 प्रेजेंट था। लेकिन आज की डेट में उसने कहा है कि जो सैंपल ऑफ पिच ब्लेंड है दैट कंटेन्स 0.0453 ग्राम ऑफ लेड 206 फॉर एवरी ग्राम ऑफ यूरेनियम 238। एक ग्राम अगर यूरेनियम 238 है आज की डेट में मिनरल में, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना लेड 206 है 0.0453 ग्राम। ये कहां से बना, लेड कहां से बना, किसकी डिकम्पोजिशन पे बना, यूरेनियम 238 की डिकम्पोजिशन पे बना। तो हमने ये निकालना है कि जो इतना 0.0453 ग्राम लेड बना है वो कितने ग्राम यूरेनियम 238 से बना होगा। तो इसमें एक चीज माइंड में रखनी है कि यूरेनियम 238 अगर 238 ग्राम यूरेनियम है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना लेड बनेगा, लेड विल बी 206 ग्राम। अगर 238 ग्राम यूरेनियम डिकम्पोज होता है तो लेड कितना बनेगा 206 ग्राम। और इसका उल्टा चलना है हमने कि अगर 206 ग्राम लेड है वो कहां से बना होगा, यूरेनियम 238 ग्राम से। यूरेनियम 238 ग्राम से बना होगा, लेड का 206 ग्राम। लेकिन आज की डेट में कितना है पीबी 0.0453 ग्राम, ये कहां से बना होगा 238 डिवाइडेड बाय 206 इंटू 0.0453। तो देखिए टोटल जो आएगा अमाउंट ऑफ यूरेनियम 238 रॉक में ओरिजिनली कितना था। अगर आज की डेट में 1 ग्राम है तो पहले कितना था, वो स्टार्टिंग में यूरेनियम 238 कितना था, कि अगर आज की डेट में वो 1 ग्राम बचा है उसमें कितना रहा होगा स्टार्टिंग में। इसको एडअप करवाना पड़ेगा हमें एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.05234 ग्राम्स। तो जो लेड बना 0.0453 ग्राम वो कितने यूरेनियम से बना 0.0523 ग्राम से। तो आज की डेट में यूरेनियम कितना है 1 ग्राम, स्टार्टिंग में कितना रहा होगा यूरेनियम 1.05234 ग्राम्स, ये यूरेनियम स्टार्टिंग में है। अब फॉर्मूला लगाइए आप, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। ए क्या लोगे इस क्वेश्चन में, ए विल बी 1.05234 ग्राम। ए माइनस एक्स क्या है, कितना यूरेनियम है आज की डेट में प्रेजेंट 1 ग्राम, स्टार्टिंग में कितना था 1.05234 ग्राम। के कहां से निकालोगे, के विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ आपको गिवन है यहां पे देखिए
T half is given, that is 4.5 into 10 raised to power 9 years, this is given. तो यहाँ पे T half डालिए, K निकालिए और K को यहाँ पे डालोगे अगर, और A की वैल्यू डालोगे आप स्टार्टिंग में 1.05234 ग्राम और A माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 ग्राम, T आ जाएगा एंड T विल बी इक्वल टू, इन दिस केस T विल बी इक्वल टू 3.29 into 10 raised to power 8 years, this will be T. So this is very important numerical कि आपको अगर ये पता हो कि आज की डेट में मिनरल में कितना यूरेनियम 238 है, कितना लेड 206 है, तो यू कैन कैलकुलेट द एज ऑफ द अर्थ और एज ऑफ द रॉक. Next application is in radiocarbon dating. इसमें देखिए जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है 7 and 14, उस पे जब कॉस्मिक रेडिएशंस पड़ती हैं वहां से वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है और बन जाता है 6C14. 6C14 इज रेडियो एक्टिव कार्बन और साथ में 1H1. तो ये जो 6C14 बन रहा है एटमॉस्फेयर में, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी. जो रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट, या फिर ऐसा कह सकते हैं जो रेडियो एक्टिव कार्बन है उसका और कार्बन 12 है उसका जो रेशियो है आपस में एटमॉस्फेयर में, वो फिक्स्ड रेशियो रहता है. दैट इज फिक्स्ड रेशियो. जितना कार्बन 14 डिकम्पोज हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है कार्बन 12 में, उतना ही वो रिप्लेनिश भी हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन. ये नाइट्रोजन 14, दिस इज द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. ये न्यूट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं? कॉस्मिक रेडिएशन से आ रहे हैं. 6C14 इज रेडियो एक्टिव कार्बन, दिस इज 1H1. तो मैं कह रहा हूं कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 है रेडियो एक्टिव कार्बन है, और जो कार्बन 12 है उसका एक फिक्स्ड रेशियो रहता है. कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रेडियो एक्टिव कार्बन वाली भी होगी और नॉन रेडियो एक्टिव कार्बन वाली भी होगी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में. और हमें पता है कि प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस जब करते हैं, फोटोसिंथेसाइज जब करते हैं, तो प्लांट्स में भी रेडियो एक्टिव कार्बन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. दैट मीन्स प्लांट्स के अंदर भी नॉन रेडियो एक्टिव और रेडियो एक्टिव जो कार्बन है दोनों प्रेजेंट है. उनका फिक्स्ड रेशियो रहता है जब तक प्लांट्स जो है अलाइव हैं. और सिमिलरली एनिमल्स ऑल्सो फीड ऑन द प्लांट्स. तो एनिमल्स के बीच में भी रेडियो एक्टिव कार्बन और नॉन रेडियो एक्टिव कार्बन का एक फिक्स्ड रेशियो रहता है जब तक वो अलाइव हैं. और जब वो मर जाते हैं उसके बाद, या ट्रीज जब कट ऑफ कर दिए जाते हैं उसके बाद क्या होता है? कार्बन 14 जो है वो डिकम्पोज तो होता रहेगा, डिसइंटीग्रेट तो होता रहेगा इनटू कार्बन 12, लेकिन रिप्लेनिश नहीं होगा. दैट मीन कार्बन 14 और कार्बन 12 का जो रेशियो है वो टाइम के साथ डिक्रीज करता रहेगा. और अगर हमें कार्बन 14 का हाफ लाइफ पीरियड पता हो, एंड दैट इज कार्बन 14 का हाफ लाइफ पीरियड जो है दैट इज 5770 ईयर्स. 5770 ईयर्स. तो हाफ लाइफ पीरियड पता है और रेशियो अगर पता चल जाए कि आज की डेट में जो कट ऑफ ट्री है, अगर वुड का पीस आपको दिया जाए उसमें आप पता लगा लो कि कार्बन 14 और कार्बन 12 का क्या रेशियो है, देन यू कैन कैलकुलेट द एज ऑफ दैट प्लांट कि कितने पहले उसको कट ऑफ किया गया होगा. या एनिमल में भी यही सेम है कि एनिमल्स में भी आप पता लगा सकते हो कि हड्डियों में अगर पता लग जाए आपको कार्बन 14 और कार्बन 12 का क्या रेशियो है, तो पता लगा सकते हो कि वो कितने साल पहले मरा होगा. तो आपने हड़प्पन सिविलाइजेशंस वगैरह की होंगी, उसका जो पता लगाया गया है कि वो कितने साल पुरानी हुई होगी वो सिविलाइजेशन, वो कैसे पता लगा? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग ओनली. जो फॉसिल्स मिले उसमें ये पता लगाया गया, डिटेक्ट किया गया कि कितना कार्बन 14 है, कितना कार्बन 12 है, उसका रेशियो निकाला गया. और विद द हेल्प ऑफ रेशियो एंड विद द हेल्प ऑफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ कार्बन 14, 5770 years, the
एज ऑफ द एनिमल, एज ऑफ द ह्यूमन बीइंग, कितने पहले वो मरा होगा, दैट कैन बी कैलकुलेटेड। और इसके बेस पे भी एक न्यूमेरिकल है, एंड दैट न्यूमेरिकल इज an old piece of wood has 25.6% as much carbon 14 as ordinary wood today has. Find the age of the wood. हाफ लाइफ पीरियड कार्बन 14 का गिवन है, हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन दैट इज 5760 ईयर्स गिवन है, तो जो दिया होगा उसके हिसाब से ही आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। कार्बन 14 का हाफ ईयर इज गिवन 5760 ईयर्स। देखिए टाइम निकालना है आपको, this will be calculated with the help of this formula 2.303 upon k log of a upon a minus x. So an old piece of wood has 25.6% as much carbon 14 as ordinary wood today has. तो a minus x कितना होगा, 25.6% of the original। अगर a को 100 ले लें तो ये कितना रह जाएगा, अब आज की डेट में कितना होना चाहिए, 25.6। अगर a इज टेकन एज, जितने भी परसेंटेज वाले हैं उसमें a को आप 100 लीजिए, इजी रहेगा करने को न्यूमेरिकल। तो a इज 100, तो उसका 25.6 बच गया है, आज की डेट में कार्बन 14 रह गया है, तो a माइनस एक्स कितना लोगे आप, 25.6। और यहाँ पे k कैसे लोगे, k विल बी 0.693 upon t half, that is 0.693 upon 5760, this will be k। तो इस k को यहां डालिए, t will be equal to 2.303 upon 0.693 upon 5760, log of a will be 100 divided by a minus x कितना, 25.6। this you have to calculate, this will give you value of t, this you have to calculate, and this will be time, this will be the age of the wood। तो एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया आपने, you have calculated the age of the wood, टाइम क्या लिया आपने, t 2.303 upon k log of a upon a minus x। तो ये देखने वाली चीज है यहाँ पे कि कार्बन 14 बोलता जो अब वुड है, एन ओल्ड पीस ऑफ वुड है जो आपको गिवन सैंपल है, उसमें 25.6% एज मच कार्बन 14 है एज ऑर्डिनरी वुड टुडे हैज। तो आज की वुड में अगर 100 ग्राम्स है तो उसमें कितना होगा, 25.6 ग्राम्स, या फिर सिंपली 100 कह दें ए को, तो उसमें कितना है ए माइनस एक्स, दैट इज इनिशियली उसमें कितना होना चाहिए था 100, आज की डेट में कितना रह गया है 25.6, तो 25.6 रह गया, कितने टाइम में रह गया वो हमने निकालना है। के कैसे निकलेगा, 0.693 अपॉन टी हाफ, 0.693 अपॉन 5760, तो दिस विल बी 2.303 अपॉन 0.693 अपॉन 5760 log of 100 अपॉन 25.6, एंड दिस विल बी इक्वल टू 11,329। 11,329 ईयर्स पुरानी वो वुड है जिस टाइम वो टूटी होगी या कट ऑफ की गई होगी उस ओरिजिनल ट्री से। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज in
ट्रेसर टेक्निक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक और बहुत सी एप्लीकेशंस हैं इसकी। ट्रेसर टेक्निक्स में न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनकी एक्टिविटी को डिटेक्ट किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काउंटर सच एज गाइगर म्यूलर काउंटर। एक नॉन रेडियो एक्टिव कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है, कहां पे प्रेजेंट है, उसका आप डिटेक्ट इजीली नहीं कर सकते, लेकिन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को डिटेक्ट किया जा सकता है क्योंकि वो रेडिएशंस एमिट करता है और उन रेडिएशंस को काउंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काउंटर्स सच एज गाइगर म्यूलर काउंटर्स। और आप डिटेक्ट कर सकते हो कहां पे वो प्रेजेंट है, कहां तक वो जा रहा है अगर बॉडी में उसको रखा जाए। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो ट्रेस अमाउंट में जिनका पाथ कैसे कैसे वो फॉलो कर रहे हैं, उनके पाथ को डिटेक्ट किया जाए, पाथ को ट्रेस किया जाए और यूज किया जाए उनको इन सर्टेन फील्ड्स सच एज केमिस्ट्री ऑल्सो, एक एक करके मैं बताऊंगा इसके बाद आपको। तो ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जिनको स्मॉल अमाउंट में यूज किया जाए और उनके पाथ को फॉलो किया जाए आर कॉल्ड ट्रेसर एलिमेंट्स, and the techniques which are used to follow their path are called tracer techniques. For example, सबसे पहले केमिस्ट्री में इसका यूज देखें। केमिस्ट्री में एप्लीकेशन देखते हैं कि आप रेट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रेसर टेक्निक्स। वी कैन फाइंड आउट द रेट्स एंड द मैकेनिज्म्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ ट्रेसर टेक्निक्स। फॉर एग्जांपल, this is N-chloroacetanilide, this is N-chloroacetanilide। अब इसमें हमने अगर इसको हम HCl के साथ रिएक्ट करें तो there will be formation of पैराक्लोरोएसिटेनिलाइड। N-chloroacetanilide, दिस इज पैराक्लोरोएसिटेनिलाइड। ये रिएक्शन हुआ कैसे? ये जो Cl आया पैरा पोजीशन पे वो इस HCl का है या फिर इंट्रा इस मॉलिक्यूल के बीच में ही अरेंजमेंट हुई है? देखो पॉसिबिलिटीज दो हैं। एक तो हो सकता है कि यहां से ये वाला Cl यहां पे लगा हो और इसका H वहां लग गया हो, या यहां से H वहां पे लग गया हो, या एक पॉसिबिलिटी है कि इसी में मॉलिक्यूल में बीच में रीअरेंजमेंट हुई हो। तो इसका कैसे पता लगाया जा सकता है? इसमें आप ट्रेसर टेक्निक्स की जो टेक्निक है उसको यूज करोगे। HCl का जो Cl है वो आप रेडियो एक्टिव Cl लोगे, रेडियो एक्टिव Cl, इसको मैंने स्टार लगा दिया, दिस इज कॉल्ड लेबल्ड क्लोरीन, दिस इज कॉल्ड लेबल्ड क्लोरीन, बिकॉज इसका आपने पाथ फॉलो करना है विद द हेल्प ऑफ गाइगर म्यूलर काउंटर। ये जहां पे भी प्रेजेंट होगा Cl वहां से रेडिएशंस एमिट होंगी और वो रेडिएशंस आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काउंटर्स। तो जब देखा ये रिएक्शन देखा, फॉलो किया इसको कि ये वाला Cl कहां पे जा रहा है, तो अल्टीमेटली दिस Cl वाज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन पैराक्लोरोएसिटेनिलाइड। दैट मींस जो Cl लगा है पैरा पोजीशन पे वो कहां से लगा है? HCl से। So that means rates and chemical reactions जो उनका मैकेनिज्म है that can be found out with the help of tracer techniques। जिस एलिमेंट को, जिस एटम को आप फॉलो कर रहे हो उसको आप क्या लोगे? रेडियो एक्टिव लोगे और उसका पाथ फॉलो करोगे। पाथ कैसे फॉलो कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काउंटर्स, जहां से एमिशन हो रहा है वहीं पे वो वाला एलिमेंट लेबल्ड एटम प्रेजेंट होगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक केमिस्ट्री में आपने देखा वी कैन फाइंड आउट द मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, मेडिकल फील्ड में यूज इसका ट्रेसर टेक्निक्स का। मेडिकल फील्ड में यूज है कि फूड में कोई पेशेंट है, अगर पता लगाना है कि फूड कहां तक पहुंच रहा है, कहीं पे ब्लॉकेज तो नहीं है, तो फूड में स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐड कर दिया जाता है और जब पेशेंट उस खाने को खाएगा तो वो
फॉलो किया जाएगा उस खाने को कि कहां तक रेडिएशन एमिट हो रही है, कहां कहां तक वो फूड पहुंच रहा है. सो इन केस अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं, कहीं प्रॉब्लम्स हैं, दे कैन बी डिटेक्टेड. सेकेंड, जब इंजेक्शन दिया जाता है तो सलाइन सॉल्यूशन है, उसमें सोडियम 24 आइसोटोप डाल दिया जाता है विच इज रेडियो एक्टिव, और उसको फॉलो किया जाता है कि इंजेक्शन दिया तो उसमें देखा जा सकता है कि कहां तक वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पहुंच रहा है, कहां तक रेडिएशन एमिट हो रही हैं. और अगर कहीं पे मान लीजिए टांग में पूरा जा ही नहीं रहा तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं टांग में प्रॉब्लम है, जो ब्लड सर्कुलेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस हैं. थर्ड इज ग्वाइटर की ट्रीटमेंट में या थायराइड डिसऑर्डर्स में आयोडीन 134 131 को यूज किया जा सकता है. उसका पाथ कैसे फॉलो हो रहा है, आयोडीन 131 कहां कहां पे पहुंच रहा है, दैट कैन बी डिटेक्टेड. सो मेडिकल फील्ड में भी इसके यूजेस हैं. एग्रीकल्चर में क्या क्या यूजेस हैं, एग्रीकल्चर में फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स हैं. फॉस्फोरस को, फॉस्फेट में जो फॉस्फोरस है उसको रेडियो एक्टिव लिया जाएगा, फॉस्फोरस 32 लिया जाएगा, और प्लांट्स में चेक किया जाएगा, सारी जगह पे प्लांट्स में चेक किया जाएगा कि कहां कहां तक फॉस्फोरस 32 पहुंच रहा है, कहां तक एक्टिविटी शो कर रहा है, वो कहां कहां पे रेडिएशन एमिट हो रही है. अगर किसी पार्ट में फॉस्फोरस 32 की वजह से रेडिएशन एमिट नहीं हो रही है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं ट्री में कोई ट्रबल है, प्रॉब्लम है. नेक्स्ट इज इंडस्ट्री में क्या क्या यूजेस हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के इंडस्ट्री में क्या क्या यूजेस हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस. इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस हैं कि जैसे एक ही पाइप से पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स को ट्रांसफर करना हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो जहां पे एंड होने वाला होगा एक डेरिवेटिव का, मान लीजिए पेट्रोल जा रहा है, उसी में नेक्स्ट डीजल को भेजना है, तो पेट्रोल जहां पे एंड होने वाला होगा वहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एड अप कर दिया जाएगा. और जो कलेक्ट कर रहा होगा, जब रेडिएशंस लग जाएंगी आने पेट्रोल के साथ, दैट मीन्स कुछ न, अब ये एंड का एक सिग्नल है कि पेट्रोल यहाँ पे खत्म होने वाला है, अब नेक्स्ट डेरिवेटिव शुरू होने वाला है. तो इंडस्ट्रियल यूजेस में एक तो यूज मैं बता रहा हूं कि पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स को जब ट्रांसफर करना हो तो जो एंड होने वाला होगा एक पेट्रोलियम डेरिवेटिव का, वहां पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐड कर दिया जाएगा, सो दैट विल सिग्नल कि एंड होने वाला है इस डेरिवेटिव का और नेक्स्ट डेरिवेटिव शुरू होने वाला है. सेकेंड, मेटल प्लेट्स की थिकनेस, मेटल प्लेट्स बन रही हैं या सिगरेट्स बन रही हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, एक साइड जहां पे सिगरेट्स बन रही है, मेटल प्लेट्स बन रही है, एक साइड पे तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा जाएगा और दूसरी साइड पे काउंटर रखा जाएगा, और काउंटर से कितनी रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, कितनी रेडिएशंस पास हो रही हैं उस मेटल प्लेट से, दे कैन बी काउंटेड. तो एक पर्टिकुलर थिकनेस के लिए पर्टिकुलर रेडिएशंस काउंट होंगी विद द हेल्प ऑफ द काउंटर्स. अगर थिकनेस कहीं पे चेंज हुई तो वो काउंट्स भी चेंज होंगे. तो दैट मीन्स अगर काउंट सेम आ रहे हैं तो थिकनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थिकनेस बिल्कुल सही जा रही है, जितनी होनी चाहिए वही थिकनेस चल रही है. अगर कहीं पे काउंटिंग डिवाइसेस में काउंट्स में कोई डिफरेंस आ रहा है तो दैट मीन्स वहां पे थिकनेस में प्रॉब्लम है, दैट हैज टू बी रेक्टिफाइड. लास्ट एप्लीकेशन न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, दैट इज न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस. न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस. अगर कोई अमाउंट है, कोई सब्सटेंस है जिसका स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट है और उसका कितना अमाउंट है वो हमने डिटेक्ट करना है, तो उसको क्या करेंगे, पहले न्यूट्रॉन से एक्टिवेट कर देंगे उस सब्सटेंस को, न्यूट्रॉन से उस नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव बना देंगे, न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करके उस नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव बना देंगे, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब बन जाएगा उसमें से रेडिएशन एमिट होंगी, और कितनी रेडिएशन एमिट हो रही है, कितनी एक्टिविटी है, दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ काउंटर्स.
तो इन अ वे आपने क्या किया कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका अमाउंट पता लगाया विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी शोन बाय दैट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और जितना वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रहा होगा। तो देखिए आपने क्या किया, न्यूट्रॉन से उस नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जिसका आपने अमाउंट पता लगाना है उसको एक्टिवेट किया, न्यूट्रॉन की हेल्प से उसको एक्टिवेट किया। जब वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गया, रेडियो एक्टिव हो गया, अब वो रेडिएशन एमिट करेगा। एक्टिविटी उसकी इजीली कैलकुलेट की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ काउंटर्स। जब वो नॉन रेडियो एक्टिव था तब एक्टिविटी कैलकुलेट नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब एक्टिविटी कैलकुलेट की जा सकती है। अब इन अ वे आपने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक्टिविटी की हेल्प से उसका अमाउंट पता लगाया। तो इन अ वे वी कैन से दैट कि नॉन रेडियो एक्टिव का भी कहां से पता लगेगा, रेडियो एक्टिव का जितना सब्सटेंस होगा वो पता चल गया उसकी एक्टिविटी से, और नॉन रेडियो एक्टिव किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। सो दिस इज द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। एक इसका अब जो हैजार्ड्स हैं न्यूक्लियर रेडिएशंस के, उस पर थोड़ी सी लाइट डालना चाहूँगा कि एक तो देखिए जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाती हैं, जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं उनसे जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकती हैं। इट कैन कॉज कैंसर, इट कैन कॉज ट्यूमर्स। डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए यूज कर लिया जाए तो आपको पता है कि कितना डिस्ट्रक्शन ये कर सकता है। इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। एटॉमिक बॉम्ब्स जो हैं वो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को वाइप आउट कर सकते हैं। सो डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के बजाय जो इसके यूजेस हैं उसमें एप्लीकेशंस की जाए अगर न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू दी ह्यूमन काइंड, टू दी मैनकाइंड। सो लास्टली मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में से एयर ट्रिपल ई में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने बताया आपको, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको फॉर्मूला एक याद रखना है, जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हिसाब से मैंने फॉर्मूला बताया आपको। टाइम जो होता है that is equal to 2.303 upon k log of a upon a minus x। टाइम क्या, t जो है वो टाइम है, x क्या है, x इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस जो डिकम्पोज हो चुका है अप टू टाइम t। a क्या है, जितना सब्सटेंस या नंबर ऑफ एटम स्टार्टिंग में प्रेजेंट थे। a माइनस एक्स क्या है, जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं एट टाइम t। k इज द रेट कांस्टेंट। तो जनरली जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं पहले रेट कांस्टेंट निकालना पड़ता है, कहां से, 0.693 अपॉन k से, अपॉन t हाफ से। तो पहले आपको k निकालना पड़ेगा, उस k को आपको यहां डालना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके बेस पे 100% एक क्वेश्चन आता है ट्रिपल ई में। सेकेंड, जो एवरेज लाइफ है दैट इज इक्वल टू 1.44 टी हाफ, एक ये याद रखना है। और इसी के बेस पे जो कार्बन डेटिंग टेक्निक है, कार्बन डेटिंग टेक्निक बताई मैंने आज आपको, उसमें वुड सैंपल्स वाले क्वेश्चंस जो हैं दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में लास्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ द अर्थ और एज ऑफ द रॉक्स। तो दिस वाज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसके बाद हम असाइनमेंट्स डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। नेक्स्ट वी हैव टू कवर अप असाइनमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए असाइनमेंट्स में, 84 पोलोनियम 210 और जब अल्फा पार्टिकल निकल रहा है इट इज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ लेड 82 लेड 206 फ्रॉम द अबव इक्वेशन डिड्यूस द पोजीशन ऑफ पोलोनियम इन द पीरियोडिक टेबल, लेड ऑफ कोर्स बिलोंग्स टू ग्रुप 14। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है। जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो आपको फर्स्ट लॉ जो बताया था, फर्स्ट ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ बताया था, उसमें ये बताया गया था कि जब भी अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो डॉटर न्यूक्लियस जो बनता है दैट इज प्लेस्ड 2 पोजीशंस टू द लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल एज कंपेयर टू द
पेरेंट न्यूक्लियस। अब यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियस कौन सा है? पोलोनियम। और डॉटर न्यूक्लियस कौन सा है? लेड। लेड जो है 2 पोजीशंस लेफ्ट में होना चाहिए एज कंपेयर टू पोलोनियम। लेड की पोजीशन दे रखी है बिलोंग्स टू ग्रुप 14। तो अगर लेड जो डॉटर न्यूक्लियस है वो 14 ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो जो पेरेंट न्यूक्लियस है पोलोनियम वो कहां पे होना चाहिए? 2 पोजीशंस टू द राइट। 2 पोजीशंस टू द राइट मींस ग्रुप 16 विल बी द आंसर। देखिए फर्स्ट ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ था, उसमें बताया गया था कि जब एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस में क्या रिलेशन होता है? जो डॉटर न्यूक्लियस होता है वो 2 पोजीशंस लेफ्ट में होता है एज कंपेयर टू द पेरेंट न्यूक्लियस। यहाँ पे उल्टा दिया गया है, डॉटर न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, लेड के बारे में आपको दिया गया ग्रुप 14 को बिलोंग करता है, तो पोलोनियम जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो कहाँ को बिलोंग करना चाहिए? वो दो पोजीशंस राइट में होना चाहिए। दैट मीन्स ग्रुप 16 विल बी द आंसर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। Second question, on bombarding 7 and 14 with alpha particles, the nuclei of the product formed after the release of a proton will be। देखिए 7 and 14 है आपको गिवन सेकेंड क्वेश्चन। सेवन एंड 14 और इसको बम्बार्ड कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल के साथ, 2He4 के साथ, और एक प्रोटॉन रिलीज हो रहा है। ये क्वेश्चन मार्क है कि यहां पे क्या बनेगा, ये क्या बनना चाहिए। तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर्स को एडअप करके देखिए, दोनों साइड जो एटॉमिक नंबर्स हैं एडअप करके दोनों साइड्स के इक्वल होने चाहिए। तो 7 + 2 9 है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? 8, और 8 वाला कौन सा होता है? ऑक्सीजन। और ऊपर क्या आना चाहिए? 14 + 4 18, 1 यहाँ पे है तो इट विल बी 8O17। तो देखिए एक बार सेकंड क्वेश्चन दोबारा से देखिए। ऑन बम्बार्डिंग 7 and 14 with alpha particles, the nuclei of the product formed after the release of a proton will be। 7 and 14 को बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल के साथ, 2He4 के साथ, तो एक प्रोटॉन रिलीज हो रहा है। साथ में क्या बनना चाहिए? आपने जस्ट मास नंबर्स और एटॉमिक नंबर्स को एडअप करके बराबर करना है दोनों साइड्स पे। 7 + 2 9, यहाँ पे 1 + 8 होना चाहिए, यहाँ पे 14 + 4 18, यहाँ पे 17 होना चाहिए, सो दैट 17 + 1 18 बन जाए। तो इट हैज टू बी 8O17। तो सेकंड का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, द डिके ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट follows first order kinetics. As a result, the half-life period is equal to a constant k, where k is the decay constant. तो ये तो करेक्ट नहीं है, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जब फॉलो करता है तो टी हाफ किसके बराबर होता है? थर्ड क्वेश्चन, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन decay constant k. तो T half is not equal to k, it is 0.693 upon k. Second option देखिए, the rate of decay is independent of temperature. तो rate of decay is independent of temperature. Yes, it's correct. Third का B is correct option, because जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में मैंने कहा था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो डिसइंटीग्रेशन होगी that depends only on the nature of the radioactive element। जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा, उससे रेट ऑफ डिके का कोई लेना देना नहीं है। सो द रेट ऑफ डिके इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। थर्ड का बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, which one of the following nuclear transformations is NP type? NP टाइप के बारे में बात हो रही है। फोर्थ क्वेश्चन, एनपी टाइप मींस रिएक्टेंट साइड में एक न्यूट्रॉन होना चाहिए और प्रोडक्ट साइड में एक प्रोटॉन होना चाहिए,
और कुछ भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी कुछ हो सकता है और यहाँ पे रिएक्टेंट भी हो सकता है कुछ भी। तो ऐसी ऑप्शन देखनी है जहां न्यूट्रॉन को एक न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक किया जा रहा है और एक डॉटर न्यूक्लियस बन रहा है अलॉन्ग विद अ प्रोटॉन। तो फर्स्ट में देखिए लिथियम को स्ट्राइक कर रहे हैं प्रोटॉन के साथ और न्यूट्रॉन बन रहा है, तो ये नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए न्यूट्रॉन को स्ट्राइक किया जाए और एक प्रोटॉन बने। सेकंड में अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं और न्यूट्रॉन बन रहा है, वो भी इनकरेक्ट है। थर्ड में ड्यूटेरियम को स्ट्राइक कर रहे हैं और एक न्यूट्रॉन बन रहा है, वो भी इनकरेक्ट है। फोर्थ में डी ऑप्शन में न्यूट्रॉन को स्ट्राइक कर रहे हैं और एक प्रोटॉन बन रहा है, तो दिस इज फोर्थ का डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, एन आइसोटोन ऑफ 32 जर्मेनियम 76 इज। सो पहली बात, आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स ऐसे स्पीशीज हैं विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। आइसोटोन्स क्या हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हमें ऐसी ऑप्शन देखनी है। पहली बात तो किसका आइसोटोन पूछा है वो लिख लें हम, 32 जर्मेनियम 76। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे आप? दे विल बी इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज 76 माइनस 32। तो दिस विल बी 44। तो दिस विल बी 44। हमें चाहिए कि ऐसी ऑप्शन जिसमें कि 44 न्यूट्रॉन्स हों, जिसमें 44 न्यूट्रॉन्स होंगे जिस भी ऑप्शन में, वो इसके साथ आइसोटोन होगा, इसका आइसोटोन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन क्या है? जर्मेनियम 32 77, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 77 माइनस 32, दैट इज 5 और 45। सो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन पे आइए, बी ऑप्शन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखिए, 33 आर्सेनिक 77। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखिए इसमें 77 माइनस 33, दिस इज 44। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस में आइसोटोन जब पूछ रहा है ये, तो आइसोटोन्स ऐसी स्पीशीज होती हैं, दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स निकाले मैंने सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है 76 जर्मेनियम 32 वाला, 76 माइनस 32 दैट इज 44 न्यूट्रॉन्स आने चाहिए। ऐसी ऑप्शन देखनी है जिसमें 44 न्यूट्रॉन्स आ रहे हो। तो बी ऑप्शन में 33 आर्सेनिक 77 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 77 माइनस 33, that is equal to 44. Next question, sixth question, the number of neutrons in the parent nucleus which gives nitrogen on beta emission and the parent nucleus is। तो सिक्स क्वेश्चन में देखिए, एक तो पूछा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे पेरेंट न्यूक्लियस में विच गिव्स नाइट्रोजन, 7 and 14 है नाइट्रोजन, ऑन बीटा एमिशन एंड द पेरेंट न्यूक्लियस इज। एक तो पेरेंट न्यूक्लियस चाहिए उन्हें, एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए, उसमें बीटा एमिशन हो रही है और साथ में बन क्या रहा है अलॉन्ग विद बीटा एमिशन, नाइट्रोजन बन रहा है 7 and 14। तो क्वेश्चन ये, सिक्स क्वेश्चन ये बन जाता है कि 7 and 14 प्रोडक्ट साइड में है, साथ में एक बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है, तो ये रिएक्टेंट क्या है, पेरेंट न्यूक्लियस क्या है, ये क्वेश्चन है। तो मास नंबर इक्वेट कीजिए, यहां पे क्या आना चाहिए 14 प्लस 0 दैट मीन्स 14 वाला है, 7 माइनस 6 दैट मीन्स इट विल बी 6। 6 वाला कौन सा होता है एटॉमिक नंबर वाला, कार्बन, 6C14 विल बी द न्यूक्लियस। नंबर 2, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 14 माइनस 6, तो 14 माइनस 6 इज 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं 8 और न्यूक्लियस कौन सा आ रहा है 6C14 विल बी द न्यूक्लियस। सो एक बार फिर से देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द पेरेंट न्यूक्लियस विच गिव्स नाइट्रोजन ऑन बीटा एमिशन
एंड द पेरेंट न्यूक्लियस इज, तो नाइट्रोजन मिल रहा है आपको 7 and 14 और बीटा एमिशन है, दैट मीन्स बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। तो बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, -1 ई 0, ये आपने निकालना है पेरेंट न्यूक्लियस। 14 + 0 14 आना चाहिए, 7 - 1 इट विल बी 6, सो इट विल बी 6 C14। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, 14 - 6 दैट इज इक्वल टू 8। सो करेक्ट ऑप्शन 6 का will be A option, 8 and C14. Next question, 7th question is, if 2.0 gram of a radioactive isotope has a half-life of 20 hours, the half-life of 0.5 gram of the same substance will be. So 7th क्वेश्चन देखिए, जो रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, जो हाफ लाइफ पीरियड होगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है ना ये, न्यूक्लियर काइनेटिक्स इज फॉलोइंग, न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और हाफ लाइफ क्या बताया गया आपको, टी हाफ इज 0.693 अपॉन के। तो इसमें क्या कहीं पे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, कहीं पे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्व है नहीं, दैट मीन्स टी हाफ विल बी सेम फॉर अ पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, चाहे वो 2 ग्राम है, चाहे वो 0.5 ग्राम है, चाहे वो 0.1 ग्राम है, हाफ लाइफ पीरियड जो होगा वो सेम होगा उस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए। सो इट हैज टू बी 20 hours ओनली। सो जो 7th क्वेश्चन है उसका ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 20 hours।